हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। मैंने अपना नाम तो बताया ही था, मेरा नाम मनोज कुमार है। तो आज की क्लास है डाइजेशन की। डाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में पाचन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? पाचन। पाचन का मतलब होता है कि जैसे हमने फूड को कंज्यूम किया और फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स और साथ में इनसॉल्युबल। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हिंदी में जटिल और साथ में इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील। तो कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल और साथ में सॉल्युबल। साथ में सॉल्युबल। सिंपल का मतलब होता है सरल और साथ में सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील। मतलब हम जटिल और अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों या भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन। लेकिन इसको तोड़ने के लिए जरूरी होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। ठीक। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील। मतलब जटिल और अघुलनशील अणुओं को सरल और साथ में घुलनशील अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन। अब बात आती है टाइप ऑफ डाइजेशन। टाइप ऑफ डाइजेशन मतलब पाचन के प्रकार। डाइजेशन जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन में हम बता सकते हैं कि यांत्रिक पाचन में क्या होता है कि जो हमारी सेलेवरी ग्लैंड होती हैं, ये हमारा टीथ होता है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? यांत्रिक पाचन में मदद करते हैं। दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। दूसरा होता है क्या? केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि उस भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए हमें किसी केमिकल या किसी एंजाइम या किसी कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ऐसे पाचन को बोलते हैं रासायनिक पाचन या फिर बोलते हैं क्या? केमिकल डाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन मतलब यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन में कौन हेल्प करता है? सबसे पहला होता है टीथ। सबसे पहला होता है क्या? टीथ। टीथ का मतलब होता है दांत। अच्छा, दांत के लिए हम तीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। क्या होता है? विषम दंती। विषम दंती का मतलब होता है कि जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो एक से अधिक प्रकार के होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं क्या? विषम दंती। जैसे पहला टाइप होता है टीथ का इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। इंसीजर का मतलब होता है कृंतक। क्या होता है? कृंतक। दूसरा टाइप होता है केनाइन। केनाइन को बोलते हैं हिंदी में रदनक। और तीसरा टाइप होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक। इसको क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। और चौथा और लास्ट होता है मोलर, और इसको हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं? ये टीथ के चार टाइप हैं। इसीलिए तो हमने बोला क्या कि जो ह्यूमन टीथ होता है वो कैसा होता है? हेट्रोडोंट। ठीक। दूसरा वर्ड आता है थीकोडोंट। थीका का मतलब होता है, थीका का मतलब होता है सॉकेट। क्या होता है? सॉकेट। और डोंट का मतलब हमें पता है कि डोंट का मतलब होता है टीथ। मीन्स जो हमारे टीथ होते हैं वो धंसे होते हैं कहाँ पे? धंसे होते हैं गम में। इसलिए इनको बोलते हैं क्या? थीकोडोंट। गम का मतलब होता है मसूड़ा। मसूड़ा एक सॉकेट की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? थीकोडोंट। तीसरा होता है डिफियोडोंट। तीसरा होता है क्या? डिफियोडोंट। डिफियोडोंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको द्विबार दंती। द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब कि ह्यूमन के पूरे लाइफ स्पैन में, ये पूरे जीवन काल में कहेंगे कि टीथ कितनी बार आते हैं? 2 बार। इसलिए इसको बोलते हैं
द्विबारदंती या फिर बोलते हैं डिफ्यूडोंट। एक होता है मिल्की टीथ, या मिल्की टीथ को ही बोल सकते हैं क्या, टेम्परोरी टीथ। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं दुधिया दांत, दुधिया दांत। और दूसरा होता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं, अस्थाई दांत। अब बात करते हैं कि दांत, तो हमने दांत का प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। दांत के लिए हमने 3 वर्ड इस्तेमाल किया, एक हेट्रोडोंट, और उसमें हमने टाइप भी बताया, और दूसरा पढ़ा क्या, दूसरा डिफ्यूडोंट पढ़ा, द्विबारदंती, और तीसरा पढ़ा थीकोडोंट। थीका का मतलब होता है गर्तदंती, ठीक है। ये अपने सॉकेट में धसे होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, गर्तदंती। अब बात करते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला का मतलब होता है दंत सूत्र। क्या होता है, दंत सूत्र। अच्छा, दंत सूत्र बराबर हम लिखेंगे, जैसे अगर हम देखना चाहें कि जो ह्यूमन का जॉ होता है कुछ इस तरीके से होता है और कुछ इस तरीके से, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, अपर जा। अपर जा का मतलब ऊपरी जबड़ा, और ये क्या है, लोअर जा, लोअर जा। तो हम कहेंगे डेंटल फार्मूला कैसे लिखेंगे कि अपर जा के हाफ पार्ट में नंबर ऑफ टीथ, अपर जाके हाफ पार्ट में जितने भी टीथ प्रेजेंट होते हैं, अपान में लिखेंगे कि लोअर जा में जितने भी उसके हाफ पार्ट में जितने भी टीथ होते हैं उनको लिखेंगे, और लास्ट में करेंगे क्या, इनटू 2। मीन्स क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ अपर जा, अपर जा, या लिखेंगे ऊपर लिख लेते हैं नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट हाफ ऑफ अपर जा। अपान में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट ऑफ हाफ ऑफ लोअर जा, लोअर जा, लोअर जॉ। मीन्स ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में उपस्थित दांतों की संख्या, अपान में लिखेंगे निचले जबड़े के अर्ध भाग में उपस्थित दांतों की संख्या इंटू 2, इंटू 2। अब पढ़ते हैं कि चाइल्ड में डेंटल फार्मूला क्या होता है और एडल्ट में, बच्चों में दंत सूत्र क्या होता है और वयस्क में क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं चाइल्ड का। चाइल्ड, चाइल्ड में होता है 2102, अपान में लिखेंगे 2102। जैसा कि हमें सीक्वेंस पता है कि 2 क्या होता है, सबसे पहला टीथ का सीक्वेंस होता है इंसीजर, फिर आता है केनाइन, फिर आता है प्री मोलर, फिर आता है मोलर। अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें कि बच्चों में कौन से टीथ नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो बताओगे प्री मोलर, क्योंकि प्री मोलर के नीचे हमने लिखा है 0। तो अब ये क्या है, हमने लिखा है हाफ ऑफ अपर जा, अपान में लिखा है हाफ ऑफ लोअर जा, ठीक है। तो अपर जा के हाफ पार्ट में कितने टीथ हैं, 2, 1, 3 और 2, 5, मतलब हाफ पार्ट में 5 टीथ प्रेजेंट हैं, और लास्ट में लिखे, लास्ट में हमने क्या लिखा है, इंटू 2 किया है, ठीक है। तो ऊपर 5 नीचे 5, टोटल हाफ पार्ट में अगर बात करें तो कितने टीथ हैं, 10 हैं, और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मतलब ये कितने टीथ होते हैं, 20। और 20 दांतों को हमने बोला था क्या, मिल्की टीथ। क्या बोला था, मिल्की टीथ, या इसी को बोलते हैं क्या, टेम्परोरी टीथ, टेम्परोरी टीथ। अब बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट की, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। वयस्क का मतलब होता है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर है उनको बोलते हैं एडल्ट या फिर बोलते हैं वयस्क। इनका फार्मूला होता है 2123, अपान में 21
2 3 × 2 हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा। तो सीक्वेंस भी वही होगा। ये कौन सा है? इंसीजर। ये कौन सा? कैनाइन। ये कौन सा है? प्री मोलर। और ये लास्ट में है मोलर। अब यहाँ पे दांतों की संख्या कितनी होगी? हाफ पार्ट में हम देख लेते हैं। 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8। मतलब हाफ पार्ट में कितने टीथ हैं? 8। और निचले हाफ पार्ट में कितने टीथ हैं? 8। मतलब टोटल दांतों की संख्या कितनी है हाफ पार्ट में? 16। तो करेंगे इंटू 2, लास्ट में आएगा ये निकल के आया 32। और 32 टीथ को हमने बोला था परमानेंट टीथ। क्या बोला था? परमानेंट टीथ। यह इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत। तो इतना हमने जाना। और ये अब हम कहाँ पढ़ रहे थे? मैकेनिकल डाइजेशन में। क्योंकि मैकेनिकल डाइजेशन में टीथ जो होते हैं वो खाने को रगड़ने या घिसने का कार्य करते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरने का कार्य करते हैं। इसलिए हमने यहाँ इसको कहाँ पढ़ा है? मैकेनिकल डाइजेशन या यांत्रिक डाइजेशन में पढ़ा है। अब बात करते हैं कि यांत्रिक पाचन में और कौन हेल्प करता है। दूसरा होता है, एक तो हमने पढ़ा टीथ, दूसरा होता है सलिवरी ग्लैंड। क्या पढ़ा? सलिवरी ग्लैंड। सलिवरी ग्लैंड का मतलब लार ग्रंथि। क्या होता है? लार ग्रंथि। अच्छा, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं 3। कितनी होती हैं? 3। सबसे पहली लार ग्रंथि है सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं इसको? सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड। अच्छा, सबलिंगुअल का मतलब, सब का मतलब होता है बिलो और लिंगुअल का मतलब होता है टंग। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो द टंग, मतलब जीभ के नीचे ये प्रेजेंट होती है। बिलो द टंग। बिलो द टंग। दूसरा क्या पढ़ते हैं? दूसरी सलिवरी ग्लैंड क्या है? सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर सलिवरी ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये मैंडिबल के पास। ये कहाँ होती है? मैंडिबल का मतलब होता है लोअर जॉ। ये कहाँ पे होती है? मैंडिबल के पास। तीसरी होती है लार ग्रंथि पैरोटिड। पैरोटिड सलिवरी ग्लैंड। अच्छा, पैरोटिड जो होती है ये कहाँ होती है? कान के पास। कहाँ होती है? कान के पास। कभी कभी इसी लार ग्रंथि में वायरस का इन्फेक्शन होने के कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है गलसुआ। और गलसुआ को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मम्स। क्या बोलते हैं? मतलब कि पैरोटिड लार ग्रंथि में अगर किसी वायरस का मतलब उस वायरस का नाम होता है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस के अटैक के कारण कौन सी बीमारी होती है? गलसुआ। और गलसुआ को बोलते हैं क्या इंग्लिश में? मम्स। क्या बोलते हैं? मम्स। अब बात करते हैं केमिकल डाइजेशन का। केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है? रासायनिक पाचन। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन का मतलब होता है कि जो हमने फूड को कंज्यूम किया है, अब उसको किसी एंजाइम की मदद से उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, उसको सरल रूप में तोड़ेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रासायनिक पाचन। जैसे रासायनिक पाचन के पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। आहार नाल। अच्छा, आहार नाल जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? ये शुरू होता है माउथ से और ये एक्सटेंड कहाँ तक रहता है? एनस तक। मतलब माउथ से लेकर एनस तक के सभी पार्ट्स को बोलते हैं संयुक्त रूप से एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में तमाम सारे पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है माउथ। यह इसी को बोल सकते हैं क्या? बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी मतलब
इसको हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। दूसरा पार्ट क्या होता है? ईसोफेगस। क्या होता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब हिंदी में होता है ग्रास नली। यह इसी का दूसरा नाम हो सकता है। इसी को बोलते हैं फूड पाइप भी। क्या बोलते हैं? भोजन नली भी, क्योंकि ये भोजन माउथ से कहाँ लेके जाती है? स्टमक तक लेके जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? फूड पाइप। तीसरा पार्ट क्या होता है? तीसरा पार्ट होता है स्टमक। स्टमक। स्टमक को बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। आमाशय के बाद आता है चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। यह इसी को बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत के बाद कौन सा भाग आता है? पांचवा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। ये तो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। अब यहाँ पे कैसे और किस प्रकार डाइजेशन होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन। अब डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन का कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? केमिकल डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है ये हमारी मुख गुहा से, क्योंकि हमारी मुख गुहा में अभी जस्ट हमने पहले बताया कि सलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां क्या निकालती हैं? लार निकालती हैं, और लार में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि पाचन करने का कार्य करते हैं। अब जान लेते हैं कि मुख गुहा से किस प्रकार पाचन शुरू होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं माउथ। माउथ में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। अच्छा, लार ग्रंथियां क्या निकालती हैं? लार क्या निकालती हैं? लार को बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा। तो मुख में है लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियां क्या निकालती हैं? ये लार निकालने का कार्य करती हैं। और लार में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन। अच्छा, टाइलिन का दूसरा नाम, इसको बोलते हैं सलिवरी एमाइलेज भी। क्या बोलते हैं? सलिवरी एमाइलेज भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है किसको? स्टार्च को। ये किसका पाचन करता है? स्टार्च। और स्टार्च को बोलते हैं क्या? मंड। मंड एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू हो चुका है? हमारे मुख गुहा से या हमारे माउथ से शुरू हो चुका है। दूसरा क्या होता है? माउथ के बाद हमने एलिमेंट्री कैनाल का भाग बताया है ईसोफेगस। ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती, कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती, इसलिए वहां पे किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो उसके बाद पहुंचते हैं स्टमक में। स्टमक। स्टमक का मतलब अमाशय बताया था। अमाशय में कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। यहां पे लिखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलते हैं जठर ग्रंथ। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथ। जठर ग्रंथियां क्या निकालती हैं? जठर रस। क्या निकालती हैं? जठर रस। जठर रस को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस में तमाम सारे एंजाइम होते हैं। यहां पे प्रेजेंट है एंजाइम, और एंजाइम कौन कौन सा? सबसे पहला है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। दूसरा होता है रेनिन। रेनिन। और तीसरा होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। यही जान लेते हैं ये किसका पाचन करते हैं। पेप्सिन जो होता है ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। इसका पाचन करता है प्रोटीन का। रेनिन जो होता है ये बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो शुरुआती स्टेज में वो मदर मिल्क फीड करते हैं, और मिल्क में केसीन नामक प्रोटीन होती है, जिसका पाचन कौन करता है? रेनिन। मीन्स ये किसका पाचन करता है? मिल्क प्रोटीन का। मिल्क प्रोटीन।
और मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है? केसीन। केसीन को ये किस में बदल देते हैं? कैसिनेट में। मतलब रेनिन जो होता है ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दूसरा लाइपेज। लाइपेज का मतलब ये किसका पाचन करेगा? लिपिड। लिपिड मतलब ये करता है वसा का डाइजेशन करता है। अब तीसरी है, तीसरा होता है डिओडिनम। डिओडिनम। डिओडिनम किसका पार्ट होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। अच्छा, ग्रहणी में दो पाचक ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला होता है लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। अच्छा, यकृत जो होता है ये किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं बनाता, लेकिन ये फॉर्मेशन करता है किसका? बाइल जूस का। बाइल जूस मतलब पित्त रस। बाइल जूस को क्या बोलते हैं? पित्त रस। पित्त रस जो होता है, पित्त रस जो होता है ये पाचन करता है वसा का। वसा का पाचन नहीं करता, ये वसा के पाचन में हेल्प करता है पित्त रस। पित्त रस। अब आगे पढ़ते हैं कि डिओडिनम का ही पार्ट हमने बताया था कि दो पार्ट हैं, ठीक है। एक यकृत पढ़ा और दूसरा पढ़ते हैं पैनक्रियाज। क्या पढ़ते हैं? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अच्छा, अग्नाशय जो होता है ये अपने अंदर से जो रस निकालते हैं उसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। क्या बोलते हैं? अग्नाशयी रस। मतलब पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस में तमाम सारे एंजाइम होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। सेकंड होता है काइमोट्रिप्सिन, भी हो सकता है काइमोट्रिप्सिन। और साथ में यहां पे भी क्या होते हैं? लाइपेज। क्या होते हैं? लाइपेज। ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है और साथ में होता है लाइपेज। अच्छा, ट्रिप्सिन जो होते हैं ये किसका पाचन करते हैं? ये सभी पाचन करते हैं किसका? प्रोटीन का। किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का। और लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। किसका पाचन करता है? वसा का। और एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है? ये पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन करता है ये? कार्बोहाइड्रेट का। इतना हमने जान लिया। अब लास्ट में पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब हमने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत या छोटी आंत। छोटी आंत में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का मतलब इनको बोलते हैं आंत्र ग्रंथि। क्या बोलते हैं? आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथियों में आंत्र ग्रंथियां कुछ न कुछ बनाएंगी, मतलब ये बनाते हैं आंत्र रस। क्या बनाती हैं? आंत्र रस। इंटेस्टाइनल जूस। अच्छा, इंटेस्टाइनल जूस में तमाम सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उनको लर्न करने के लिए, उनको याद करने का आसान तरीका हमने बना रखा है। स्मेल। स्मेल। स्मेल हम डबल एल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे मुझे। तो यस फॉर क्या होता है? सुक्रेज। क्या होता है? सुक्रेज। यही जान लेते हैं ये किसका पाचन करता है। नाम से ही क्लियर है ये किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का। किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का। यम फॉर क्या होता है? माल्टेज। माल्टेज जो होता है ये किसका पाचन करता है? माल्टोज का। किसका पाचन करता है? माल्टोज का। ई फॉर होता है इरेप्सिन। क्या होता है? इरेप्सिन। और इरेप्सिन जो होता है ये पाचन करता है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का। एक ही एल फॉर होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज हमने हमेशा बताया कि लाइपेज किसका पाचन कर रहा है? ये पाचन करता है फैट का। दूसरे यल का मतलब होता है लैक्टेज। क्या होता है? लैक्टेज। और लैक्टोज किसका पाचन करेगा? सॉरी, लैक्टेज किसका पाचन करेगा? लैक्टोज का।
ये रहा डाइजेशन का, डाइजेशन को हमने आज समझा। तो आज के लिए डाइजेशन इतना ही। थैंक यू सो मच। कहाँ से बंद करेंगे सर? अच्छा।